बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th फ़िज़िक्स चैप्टर 5 विच इज़ ग्रेविटेशन। हम अपने इस लेक्चर को ज़रा बाकी दूसरों के लेक्चर से थोड़ा सा डिफरेंट इस तरह करेंगे कि इंस्टेड ऑफ हैविंग अ लेक्चर मेथड मैं बुक रीडिंग से आपको करवाऊंगी, जैसे आप लोगों को क्लासरूम के अंदर सिखाया जाता है। हम एक एक लाइन पढ़ेंगे, फिर उसमें से नोट्स देखेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को स्टडी करेंगे और इसी में से अपने नोट्स को बनाएंगे। तो बच्चों, ये वर्ड जो है ग्रेविटी, इसका ओरिजिन जो है वो है लैटिन वर्ड ग्रेविटास या ग्रेविस से, जिसका मतलब होता है हैवी, कोई चीज़ भारी हो। अब ये जो आपको हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें हम ये पढ़ाने जाएंगे कि एक फोर्स ऐसी जो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। फिर हम ये भी देखेंगे कि ये कहाँ से ओरिजिन हुई, किसने इसको पहले डिस्कवर किया और ये कहाँ कहाँ अप्लाई होती है और कौन सा लॉ है इसके मतलब और ये लॉ किसने पेश किया। ये वो बेसिक चीज़ें हैं जो हम इसके अंदर स्टडी करेंगे इस चैप्टर में। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ है वो ये है कि हु वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव दिस आइडिया दैट देयर इज़ अ फोर्स लाइक ग्रेविटेशन। तो द फर्स्ट मैन who came up with the idea of gravity was Sir Isaac Newton। अब ये हुआ कैसे था? आइजैक न्यूटन को ये अचानक ख्याल क्यों आया कि व्हाट इज़ ग्रेविटी, ये फोर्स क्या है, कहाँ से है? उससे पहले भी दुनिया में बहुत सारे साइंटिस्ट थे जो सोचते थे, आम लोग तो चलो शायद ना सोचते हो। हुआ ये कि न्यूटन जो था वो पहले भी इस चीज़ पे सोच रहा था कि ये जो प्लैनेट्स हैं और ये जो अर्थ है, अर्थ सन के गिर्द क्यों रिवॉल्व करती है और ये जो प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के गिर्द क्यों रिवॉल्व करते हैं, क्योंकि इससे पहले ये थेरीज पेश की जा चुकी थी कि प्लैनेट्स की मोशन अराउंड अर्थ होती है और प्लैनेट्स और अर्थ जो है वो सारे के सारे सन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। तो उन्होंने कहा देयर हैज़ टू बी सम फोर्स जो इस सारे को अमल में लाती है। अभी वो ये सोच रहा था, उन्हीं दिनों में एक शाम वो बैठा हुआ था तो उसके सर पर एक एप्पल आके गिरा। वैसे तो ये एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन चूँकि वो पहले ही इस चीज़ की नोशन, इस आइडिया में मौजूद था, तो उसने ये सोचा कि ये एप्पल नीचे ही की तरफ क्यों गिरा है। तो वाइल कंसिडरिंग दिस उसने ये नोटिस किया कि अगर एप्पल नीचे गिरा तो उसने मुख्तलिफ़ चीज़ों को भी स्टडी किया कि जो भी चीज़ें वो फेंकता है ऊपर की तरफ वो अल्टीमेटली नीचे की तरफ आ जाती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अब सोचने शुरू हो गया कि कोई ऐसी चीज़ है अर्थ के अंदर, स्पेशली पहली दफ़ा तो उसने अर्थ ही सोचा, जो चीज़ों को अपनी तरफ खींच रही है। दूसरी चीज़ उसने ये सोची कुछ ऐसा है सन और प्लैनेट्स और अर्थ के दरमियान जो इनको एक दूसरे के गिर्द ही घुमा रहा है। तो इट वाज एन इवनिंग ऑफ 1665 when he was trying to solve the mystery why planets revolve around the sun. Suddenly an apple fell from the tree under which he was sitting. The idea of gravity flashed in his mind. अब उसके जहन में idea of gravity आ गया, जो मैं अभी आपको explain कर चुकी हूँ। He discovered that not only the cause of falling apple, but also the cause that makes the planet to revolve around the sun and the moon around the earth, it is because of a force. बट स्टिल अभी तक वो इस फोर्स को कोई नाम नहीं दे पाया था। तो उसने जब इस पे मेडिटेट किया, सोचा, तो ही गेव दिस फोर्स अ नेम, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। On the basis of his observation, Newton concluded that force which causes an apple to fall on the earth and the force which keeps the moon in its orbit are the same in nature. And his second conclusion was there exists a force due to which every body of the universe attracts every other body.
ही नेम दिस फोर्स एज अ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, एक चीज़ तो आप लोगों को हमने ये बताई, दो चीज़ें कॉन्सेप्ट में हम आ रहे थे। एक तो कि हर चीज़ जो ऊपर की तरफ फेंकी जाए वो अल्टीमेटली अर्थ की तरफ गिरती है। दूसरी हमने ये चीज़ें अब तक कंसिडर की कि अर्थ और प्लैनेट्स सन के गिर्द किसी फोर्स के अंडर ही होके रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन न्यूटन ने एक और अछूता आइडिया दिया कि दुनिया में हर मौजूद चीज़, चाहे वो कितनी बड़ी है चाहे वो कितनी छोटी है, वो हर चीज़ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। ये नहीं कि कोई मैसिव बॉडीज़ या बड़ी बॉडीज़ हैं वो छोटियों को अट्रैक्ट करेंगी, नहीं, इन रिटर्न छोटी बॉडीज़ भी बड़ों को अट्रैक्ट करती हैं। अब उसने जो आइडिया दिया, दिस वॉज the force of gravitation, and later he presented a law of gravitation. अच्छा, law of gravitation में क्या उसने बताया? उसने law of gravitation में ये बताया, everybody in the universe attracts every other body with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers. इस लॉ में दो चीज़ें समझने वाली हैं। पहली बात तो ये कि दुनिया की हर चीज़, हर बॉडी, मैटर की सारी फॉर्म्स, लिक्विड, सॉलिड्स, गैसेस, हर चीज़, इवन हम ऑक्सीजन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स भी, हर चीज़ दूसरी चीज़ को अट्रैक्ट कर रही है। हम जो इस यूनिवर्स में रह रहे हैं, इसमें जितनी चीज़ें मौजूद हैं, हर चीज़ दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। अब ये अट्रैक्शन किस पर डिपेंड कर रही है? दो चीज़ों पर। पहली बात, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर मैसेस। वो कितनी बड़ी हैं और कितनी छोटी हैं, मैसेस के प्रोडक्ट पे, दोनों मैसेस को मल्टीप्लाई कर दें, फिर उनका एक प्रोडक्ट निकलेगा। ये उस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी प्रोडक्ट ऑफ मैसेस ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, प्रोडक्ट ऑफ मैसेस कम तो फोर्स कम। अच्छा, दूसरा फैक्टर क्या हुआ? It is inversely proportional to the square of the distance between them. To the square of the distance between them. ये ज़्यादा सोचने की बात यह है कि आप इस डायग्राम को गौर से देखें। M1 है, इसका अगर आप डिस्टेंस d ले लेते हैं, सेंटर से लेकर डिस्टेंस इसका, ये जो गैप है ना, ज़रूरी नहीं है ये गैप भी हो, दोनों चीज़ें करीब भी तो रखी जा सकती हैं। इसके सेंटर से लेकर बाहर तक एक डिस्टेंस हो गया, दूसरी बॉडी का भी एक डिस्टेंस हो गया। दोनों d को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो d² बन जाएगा, ठीक है। M1 और M2 प्रोडक्ट हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मैसेस का प्रोडक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इनके जो डिस्टेंस हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी जितना ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगे आप, फोर्स कम होती जाएगी, डिस्टेंस कम करेंगे फोर्स बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आप डायग्राम में गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि M1 M2 को F फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है और M2 M1 को भी F फोर्स से ही अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये एक रिएक्शन फोर्स है जो नेगेटिव साइन के साथ है। तो हम कुछ देर बाद ये चीज़ डिस्कस भी करेंगे कि M1 की फ़ोर्स एक्शन फोर्स होगी, M2 की फोर्स रिएक्शन फोर्स होगी, सेम इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो हमने ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में जो दो फैक्टर्स पढ़े कि द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द product of the masses and it is inversely proportional to the square of the distance between their centers. अब इसकी अगर आप नोटिस करें डेरिवेशन, इसकी डेरिवेशन में आपको ये बताया जा रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन, आपको ये लॉ रूल पता है आपको मैथ्स का कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हम हटाते हैं देयर हैज़ टू बी एनी proportionally constant to be put into the equation. तो हमने यहाँ पे कैपिटल G को proportionality constant के तौर पर इसमें पुट किया है। अब कैपिटल G क्या है? कैपिटल G is the proportionality constant. It is called the universal constant of gravitation. Its value is same everywhere. क्योंकि ये एक फोर्स है इसलिए इसकी वैल्यू तमाम चीज़ों के दरमियान में एनीवेयर इन द यूनिवर्स सेम रहेगी, ठीक है। इसकी SI यूनिट जो है वो न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर है और इसकी वैल्यू है 6.673
मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11। इमेजिन करें 6.673 एक नंबर है, इसको आप 11 ज़ीरो वाले नंबर से डिवाइड कर दें, कितना छोटा नंबर बनेगा। तो ये इतनी छोटी फोर्स है कि जो आम तौर पर आप फील भी नहीं करते, लेकिन इट इज़ प्रेजेंट। Due to the small value of g, the gravitational force of attraction between objects around us is very small and we do not feel it. Though it is there, but हमें feel नहीं होती, ठीक है ना? Since the mass of the earth is very large, it attracts nearby objects with a significant force. अब चीज़ें क्यों गिरती हैं अर्थ की तरफ वापस, या मून अर्थ के गिर्द ऑर्बिट क्यों कर रहा है, या सन के गिर्द प्लैनेट्स और अर्थ क्यों ऑर्बिट कर रहे हैं? जो भी मैसिव या बड़ी बॉडी है वो अट्रैक्ट करती है, पुल करती है चीज़ों को, दूसरी चीज़ों को अपनी तरफ, क्योंकि उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, दूसरी चीज़ों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जो ज़्यादा अट्रैक्शन वाली है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचेगी। एप्पल अर्थ को नहीं खींचेगा, अर्थ एप्पल को खींचेगी। एप्पल अर्थ को खींच तो रहा है लेकिन उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा। आप ऐसे ही है कि अपने मकान को खींचना शुरू कर दें, मकान के ऊपर आपकी फ़ोर्स तो लग रही है लेकिन वो फिक्स्ड है एक जगह पे, वो इतना ह्यूज क्वांटिटी बड़ी चीज़ है कि वो उस पर आपकी फ़ोर्स असर नहीं करेगी। या आप मकान वाली तो एग्जांपल अलग छोड़ दें, आप बस को उंगली से खींचना शुरू कर दें, तो बस इज़ अ मैसिव बॉडी और आप उसको हाथ से नहीं खींच सकते, ऑल्दो आप अपने फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने ये चीज़ नोट की कि कैपिटल जी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बहुत छोटी है, मौजूद तो है ये फोर्स लेकिन नेग्लिजिबल है, फील नहीं होती लेकिन मौजूद है। अब इसी फोर्स की वजह से तमाम चीज़ें सन और अर्थ, सन के गिर्द अर्थ प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। इसका डिस्टेंस या रेंज बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर तक अफेक्ट होता है। तमाम यूनिवर्स की चीज़ें, हम सिर्फ अर्थ और इस प्लैनेट की बात नहीं कर रहे, यूनिवर्स की तमाम चीज़ों के अंदर अट्रैक्शन मौजूद है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और सवाल आ जाता है, नेक्स्ट आपका लास्ट टॉपिक है इसका, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इन दोनों को कंपेयर किया गया। अच्छा बच्चों, एक चीज़ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताई थी वो ये थी कि m1 अट्रैक्ट्स m2 towards it with a force F, while m2 attracts m1 towards it with the same magnitude but opposite in direction, ठीक है? If the force acting on m1 is considered as action, अगर हम m1 की फोर्स को एक्शन कहेंगे तो m2 की फोर्स को रिएक्शन कहेंगे, ठीक? तो the action and reaction due to the force of the gravitation are equal in magnitude but opposite in direction. This is consistent with the Newton's third law of motion. ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या था? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक, तो हमारा आज का टॉपिक कंक्लूड हो गया। इसमें हमने पहले ये देखा कि ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, न्यूटन ने दिया। फिर हमने ये देखा, न्यूटन उस ज़माने में लैटिन बहुत कॉमन लैंग्वेज थी और इसका सीखना हर एक पर था, तो उसने ग्रेविटी या ग्रेविस हैवी चीज़ को, कोई चीज़ ऐसी है जो चीज़ों को अपनी तरफ अपने बोझ की वजह से खींचती है, इस वजह से दिया। फिर उसका लॉ हमने डिस्कस किया, फिर हमने उसकी डेरिवेशन की, फिर हमने वैल्यू ऑफ जी और जी को समझा। फिर हमने ये देखा कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ ग्रेविटी एक दूसरे के कंसिस्टेंट हैं। तो हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम इसका जो है वो डिफरेंस भी करेंगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैपिटल जी और स्मॉल जी में क्या फ़र्क है। तो बच्चों, मैं आपको कुछ थोड़ा सा कैपिटल जी और स्मॉल जी का फ़र्क भी बता देती हूँ। कैपिटल जी जो है ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जबकि स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, स्मॉल जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ये मोशन से रिलेटेड है, जबकि कैपिटल जी एक फोर्स है। कैपिटल जी रिमेन सेम एवरीवेयर बट स्मॉल जी चेंजेस विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, कैपिटल जी रिमेन सेम एवरीवेयर, जबकि जी चेंज होता जाएगा आप अर्थ से जितना दूर जाओगे,
ये उतना ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। स्मॉल जी जो है वो उसकी वैल्यू है 9.8 और उसकी यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन है ना ड्यू टू ग्रेविटी। कैपिटल जी की वैल्यू अभी हमने पढ़ी 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन्स मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। Capital G is a scalar quantity. It does not depend on the direction. Small g is a vector quantity because it is acceleration. Acceleration velocity पे depend करती है और velocity displacement पे depend करती है, ठीक है। कैपिटल जी जो है वो एक सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि स्मॉल जी जो है एक एक्सेलरेशन है ड्यू टू ग्रेविटी। तो इन दोनों में देयर इज़ अ हेल ऑफ डिफरेंस बिटवीन दैम, तो इन दोनों को कंफ्यूज आपने नहीं करना। तो बस बेटा यही चीज़ आज का हमारा पहला लेक्चर था। आई होप कि नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और इसमें मैं अब आपको स्क्रीन नोट्स आपके सामने कर देती हूँ। आप लोग यूँ कीजिएगा कि स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं थोड़ी देर के लिए स्टे करवाऊँगी नोट्स को आपके सामने, तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपके पास नोट्स भी बने रहें, ठीक है। मैं ये प्लेस कर रही हूँ। देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में क्या क्या हमें इम्प्रूवमेंट्स लानी है, क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बेटर हैं। आप मुझे मेल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, सो दैट मुझे फ़ीडबैक मिलेगा तो मैं आपको बेहतर अंदाज में इसमें इम्प्रूवमेंट ला के बताऊँगी। हमारी फ़र्स्ट प्रेफरेंस ये है कि बच्चों को क्लासरूम स्टडी स्टाइल में पढ़ाया जाए इंस्टेड ऑफ लेक्चर मेथड। बच्चों को रीडिंग बुक के अंदर से नोट्स पढ़ने और चीज़ें निकालनी बतानी चाहिए। आई होप कि आपको मेरा ये लेक्चर और ये नोट्स अच्छे लगेंगे। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। ओके बच्चों, आई होप आप सब लोग सेफ़ और साउंड रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।